सभी का स्वागत है। अध्ययन आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का आभार है इस चैनल के प्रति कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके व्यूज़ को बढ़ाया और अपने अपने ओपिनियंस व्यक्त कर रहे हैं और आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए लगातार इस चैनल पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को एट फर्स्ट देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको किसी भी अपडेट का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप जो है एक भी वीडियो, एक भी नॉलेज मोमेंट मिस ना करें। तो आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो और टॉपिक दोनों पसंद आएगा और आपकी इस टॉपिक को लेकर के जो कमजोरियां हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, वो अवश्य ही क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें और इस टॉपिक को आनंद लेकर के देखें और समझें और अपने नॉलेज को और बेहतर करें। तो आइए बात करते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स दोस्तों क्या है? द मैकेनिक्स स्टडी अबाउट द फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैकेनिक्स एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है फिज़िक्स की। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सब पार्ट हो गया। कहने का मतलब है जो मैकेनिक्स फ्लूइड की स्टडी करता है उसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फ्लूइड मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। नंबर 1, हाइड्रोस्टैटिक्स। नंबर 2, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में हम आज आप सभी के समक्ष बर्नौली थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम का डिस्कशन होगा और बर्नौली थ्योरम की कुछ कंडीशंस और शर्तें होती हैं। हम उन सभी को एक ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन, फ्लूइड क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो द सब्सटेंस मैटर विच हैव एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जिसमें बहने का गुण होता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पर बात आती है फिर मैकेनिक्स की, जिनके पास The branch of mechanics which study about the property of fluid is called fluid mechanics। तो यहाँ पर आपका फ्लूइड बेसिकली कई टाइप का होता है। हम यहाँ पर आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। Here we discuss about the ideal fluid। आदर्श द्रव की बात की जाती है, आइडियल फ्लूइड।
आइडियल लिक्विड, इसको हम लिक्विड भी कहते हैं, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड क्या है? पहली बात, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस अबाउट द आइडियल फ्लूइड इज दैट व्हाट? दिस इज द नॉट कंप्रेसिबल, दिस इज नॉट ए कंप्रेसिबल, ओके। इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आइडियल लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी है इनकम्प्रेसिबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इनकम्प्रेसिबल। दूसरी है नॉन विस्कस, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, इरोटेशनल फ्लो। चौथा आपका यहाँ पर जो है इरोटेशनल एंड स्टडी फ्लो मेंटेन करता है। स्टडी फ्लो शुड बी मेंटेन्ड, कैपेबल टू मेंटेन स्टडी फ्लो, कैपेबल टू मेंटेन स्टडी फ्लो। ये आपके पॉइंट्स हैं। तो दीज आर बेसिकली आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी है कि वो आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, मीन्स आइडियल लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आइडियल लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। नॉन विस्कस, उसकी विस्कोसिटी जो है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगी, क्योंकि अगर हम बात ये कहें यहाँ पर कि नॉन विस्कस किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आइडियल लिक्विड का वो होता है ज़ीरो विस्कोसिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल लिक्विड इज ज़ीरो विस्कोसिटी, और ज़ीरो विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो विस्कोसिटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखा गया है नॉन विस्कस, इसीलिए आइडियल लिक्विड की दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, इनकम्प्रेसिबल एंड ज़ीरो विस्कोसिटी। इरोटेशनल फ्लो आपका यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब है आइडियल लिक्विड के अंदर कोई भी इंटरनल टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट नहीं होगा, इरोटेशनल मोशन वहाँ पे होता है। कहने का मतलब है आइडियल लिक्विड ईजिली जो है आसानी से मूव करता जाएगा एक 1 बाई 1। तो यहाँ पर ये जो है इरोटेशनल है और कैपेबल टू मेंटेन स्टेडी फ्लो। कहने का मतलब हो गया अगर आइडियल लिक्विड है तो एक जैसा फ्लो उसका होता रहेगा, एक तरल एक समान मोशन चलता रहेगा। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आइडियल लिक्विड की। इनमें से आप कोई दो प्रॉपर्टी भी आप मेंशन कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, इरोटेशनल एंड कैपेबल टू मेंटेन स्टेडी फ्लो। तो आप आइए बात करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स की। फ्लो ऑफ लिक्विड्स की, तो फ्लो ऑफ लिक्विड्स बेसिकली आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। फ्लो ऑफ लिक्विड कैन बी डिवाइड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो, नंबर 2 टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इन दोनों में बेसिकली हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे और उसके डिफरेंस को बताएंगे। तो नाउ कम ऑन द टॉपिक फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 वे। नंबर 1 इज स्ट्रीम लाइन फ्लो, नंबर 2 टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो।
स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक ट्यूब है, दिस इज द ट्यूब, और इस ट्यूब में लिक्विड जो है आपका फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, इस तरीके से। तो अगर किसी भी ट्यूब में अगर आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसके पीछे वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और उसके सामने वाले की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में चल रही है 1/1, तो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। कहने का मतलब हो गया कि प्रीसीडिंग लिक्विड्स इज फॉलोइंग द स्पीड वेलोसिटी ऑफ सक्सेसिव लिक्विड्स मॉलिक्यूल। अगर प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और फ्लो करता चला जा रहा है, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और इस फ्लो में एक सीधा सीधा लिक्विड आसानी से पास होता चला जाएगा, तो कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और दूसरा जो है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो में जब लिक्विड आपका एक सीधी रेखा में फ्लो नहीं करता, कहने का मतलब हो गया कि प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट फॉलोइंग, प्रीसीडिंग molecule is not following successive molecule velocity direction, then this can be considered turbulent flow। और turbulent flow में क्या होता है कि अगर हम turbulent flow का एग्जांपल बताएं, ये मान लीजिए एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ऐसे कोई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी, इस तरीके से होगी। दिस इज़ द टर्बुलेंट फ्लो। कहने का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि पानी जो है किसी भी ट्यूब में, नाली में, ड्रेन में फ्लो कर रहा है, तो उसमें एक रिंग बन जाती है, एक सर्कल टाइप का बन जाता है। तो अगर उस टाइप की कंडीशंस बनने लगती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। यानी मतलब पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है और प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल जो है सक्सेसिव मॉलिक्यूल की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ पे घूम गया, एक रिंग बना ली, तो वो जो है आपका कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। तो आइडियल लिक्विड, जनरली कोई लिक्विड आइडियल तो है नहीं, नियर टू आइडियल मान सकते हैं। तो वाटर जो है आपका, वाटर को आप आइडियल लिक्विड कंसीडर करते हैं, नियर टू आइडियल लिक्विड, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी ऑलमोस्ट बहुत कम होती है, नियर टू ज़ीरो होती है, इसलिए वाटर को हम आइडियल लिक्विड कंसीडर करते हैं। तो जब कोई लिक्विड आइडियल नहीं है तो एक लिमिट तक वो अपने स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन करता है। इसके बाद जब वेलोसिटी बढ़ने लगती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता, और किसी भी लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा कि टर्बुलेंट होगा, किस कंडीशन में स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा, कब नहीं होगा, उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे एक अपने दूसरे वीडियो में। तो आप सभी से आशा करता हूँ कि अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर्स के इस सेगमेंट तक कहीं भी कोई संदेह होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर +91 630 772 8647 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही ज्ञानवान और रोचक तथ्य और वीडियो और प्रूफ से रूबरू होते रहें। हमारे चैनल्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया है हमारा। फ्लो ऑफ लिक्विड्स में हमने बात कर ली आइडियल लिक्विड्स की, हमने बात कर ली टर्बुलेंट फ्लो की।
स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर ली। अब हम बात करेंगे लेमिनर फ्लो की। लेमिनर फ्लो भी आपका एक स्ट्रीमलाइन टाइप का ही फ्लो है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है। हम यहाँ पर इसको आसानी से डिफाइन करने के लिए ये बता रहे हैं, जस्ट वी आर डिस्कसिंग टू इट। तो यहाँ पर ऑल द लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमलाइन, जैसे ये है आपका लेमिनर फ्लो, ये भी चल रहा है, तो ये पैरेलल होता है इस तरीके से। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड्स को, मतलब अगर ट्यूब है तो लेयर बाय लेयर होता है, और इसमें लिक्विड की वो लेयर जो बेस से ग्राउंड से कांटेक्ट होगी वो रेस्ट में होगी। इसके बाद इसकी स्पीड कम होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी, जैसे स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये जो है आपका पैरेलल फ्लो ऑफ लिक्विड्स होता है, इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट बर्नौली थ्योरम की। बर्नौली थ्योरम इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द हाइड्रोडायनेमिक्स। हियर वी डिस्कस हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हियर Bernoulli theorem, it's a very important Bernoulli's theorem, Bernoulli's प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम से पहले आप जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर कोई भी लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में है, इफ एनी लिक्विड इज फ्लोइंग इन द स्ट्रीम लाइन और एनी लिक्विड हैव एबिलिटी टू मेंटेन द स्ट्रीम लाइन फ्लो, देन प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी and the area of cross section at this particular point will be always constant. This is called the principle of continuity. Means if liquid is flowing in this tube, this is the considered as a tube, area cross section is A1, here velocity is V1, area cross section A2, velocity is V2, then in all cases A1 V1 is equal to A2 VT। मीन्स यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जिसका एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूफ करने के लिए आता है। इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अगर हम बात करें कि V is the velocity, V is the velocity, here we are discussing about the velocity not the speed, just consider। तो V is the velocity, यहाँ पे V आपका velocity है। जब ये V velocity है तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अगर देखा जाए तो velocity is the displacement, और अगर हम बहुत ही फाइनाइट ले लें वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम टाइम को 1 सेकेंड ले लें, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड कंसीडर कर लिया जाए, तो v इज इक्वल टू आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस हो जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जब ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और ये जो है लिक्विड ने 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है V, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू V। तो ये आप देख रहे हैं एक बन गया सिलेंडर। जब ये कि सिलेंडर बन गया तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो यहाँ पे V हो जाएगा हाइट, तो V हो गया वॉल्यूम। यहाँ पे कैपिटल V इज इक्वल टू AV हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक, तो जितना वॉल्यूम यहाँ पर एंटर्ड करता है, इस X टर्मिनल पर जितना वॉल्यूम एंटर्ड करता है, यहाँ पर जो भी वॉल्यूम आपका एंटर्ड होगा वही वॉल्यूम आपका बाहर जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया।
अब अगर हम मान लें इस लिक्विड की डेंसिटी रो हो, तो अगर आप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक फार्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। दिस इज द फार्मूला, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देन आफ्टर मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका हुआ AV और डेंसिटी हो गई रो, तो ये हो गया। तो जितना मास आपका एंटर्ड होगा उतना बाहर जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है ये। तो अगर यहाँ पर इस टर्मिनल से A1 V1 रो मास एंटर्ड हुआ तो यही मास आपका यहाँ से बाहर जाएगा। तो अगर हम मान लें आउट गोइंग मास आपका A2 V2 रो है, जो मास एंटर्ड हुआ वही बाहर निकल गया। तो मास इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज द कंजर्व, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ। जब ये कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ तो यहाँ पर बात कर ली जाएगी कि M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा। When the mass is conserved, then M1 is equal to M2, M1 is equal to M2 हो गया। तो A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रोस रो कैंसिल हो गया। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हो गया। और इस तरीके से AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अविरलता का सिद्धांत कहा जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और यहाँ पर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो अगर हम ले लें AB इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर जनरली पाइप का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर है ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सर्कुलर हो जाएगा। तो उस तरीके से आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा पाई R स्क्वायर V इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट। तो पाई इज कॉन्स्टेंट, तो R स्क्वायर V इज इक्वल टू C बाई पाई। तो R स्क्वायर V इज इक्वल टू, इसको हम ले लें कैपिटल K ले लें अगर, सिंस C बाई पाई इज इक्वल टू कैपिटल K, तो V R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल K, तो V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा, या V इज इक्वल टू K बाई R स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द ट्यूब में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है, स्क्वायर वो भी कर्व बनेगा आपका। तो कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पर दो अलग अलग पाइप लेते हैं, बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं, तो वेलोसिटी और रेडियस का जो रिलेशनशिप होगा वो आपका होगा, देखा जाए कि टू टर्मिनल्स हैं जैसे पाइप के, अगर हम ले लें मान लीजिए ये आपका पाइप है इस तरीके से, इसका तो यूनिफॉर्म हो गया आपका, तो यूनिफॉर्म नहीं बनाते हैं, जब इसको हम यूनिफॉर्म नहीं बनाएंगे, ये इस तरीके से बना लिया, तो ये मान लीजिए आपका यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, तो ये रेडियस का रिलेशन है, यहाँ पर A1 है A2 है, बाकी कांस्टेंट है, तो V1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 R2 स्क्वायर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी का रेशियो लिखा जाए 4 और 2 का हो तो ये 2:1 का हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, इसमें क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन होना चाहिए, तो ये कुछ चीज़ें जानना जरूरी था हमारे लिए। अब हम आते हैं बर्नौली थ्योरम पर। बर्नौली थ्योरम जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी आइडियल लिक्विड हो,
तो हम यहाँ पर आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं। आइडियल लिक्विड की हमने 4 प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं, ठीक है। इट्स नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, irrotational flow and ability to maintain steady flow। इन चारों में से जैसे 2 हमारी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस और नियर टू ज़ीरो विस्कोसिटी। अगर कोई आइडियल लिक्विड, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले इसको समझते हैं। अगर कोई आइडियल लिक्विड किसी भी ट्यूब में स्ट्रीम लाइन फ्लो में फ्लो कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द बर्नौली थ्योरम। आइडियल लिक्विड होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, तो उस पूरे फ्लो के ड्यूरेशन में किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी यूनिट एनर्जी ऑफ द यूनिट वॉल्यूम, all the energies of the unit volume of liquid is constant, conserve, means pressure energy of the unit volume, kinetic energy of the unit volume and pressure energy of the potential energy of the unit volume, all are is equal to sum of all are constant, means if स्टेटमेंट है इफ एनी आइडियल लिक्विड, इफ एनी आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग, इफ एनी आइडियल लिक्विड इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, पॉइंट नंबर 1 आइडियल लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो। तीसरा पॉइंट maintain the steady flow, then all the energies जितनी भी एनर्जी हैं, all the energies of unit volume of liquid all the energies of the unit volume of liquid is sum of, ठीक है, is constant होता है, means P plus half rho v square plus rho g h is equal to constant, ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये आपका बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट भी आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन अब तो क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम होते नहीं हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम 11th होते नहीं हैं, तो 11th के टॉपिक को इम्पोर्टेंस तो होता नहीं ज़्यादा कि इधर से कहीं से पास ही कर लेंगे, किसी से नकल ही मार लेंगे। लेकिन दोस्तों ये 11th का टॉपिक है, बोर्ड में तो आपको इसको नहीं देना है क्योंकि अब सेपरेट हो गया बहुत पहले से, लेकिन ये IITs और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समझें, और यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। तो अगर कोई इफ एनी आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड इट्स sum of all the energies of the unit volume is always constant. Just repeat one time please. If any ideal liquid have maintained its streamlined and steady flow, then the sum of all the energies of the unit volume of liquid at any point inside the tube, inside the liquid, is always constant. Means P plus half rho v square plus rho g h is equal to constant. ठीक है। यदि कोई आदर्श द्रव किसी भी ट्यूब में अविरलता से धारा प्रवाह बह रहा है, तो उस द्रव के एकांक
आयतन की सभी ऊर्जाएं जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है किसी भी बिंदु पर। ये आपका बर्नौली प्रमेय है, प्रिंसिपल है, थ्योरम है। लाइए इसका स्टेटमेंट अब प्रूफ करते हैं। प्रूविंग बर्नौली थ्योरम की प्रूविंग क्या है? प्रूफ इसके लिए क्या है, आप इसको प्रूविंग करना है। डेरिवेशन इसका जो है बर्नौली थ्योरम का, इसमें हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लीजिए यहाँ पर ये एक ट्यूब है इस तरीके से, और ये यहाँ पर ग्राउंड है। ये दिस एज्यूम दिस इज द ग्राउंड, और ये इसका सेंटर है यहाँ पर। ये मान लीजिए हाइट h1 है, और यहाँ से ये हाइट इसकी h2 है। h1 ग्रेटर देन h2, और ये x और ये y टर्मिनल है। यहाँ पर इसका एरिया मान लीजिए प्रेशर एनर्जी P1 है, यहाँ पे इसकी प्रेशर एनर्जी P2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। डेंसिटी रो है। इस पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, और जब यहाँ से एग्जिट हो रहा है वेलोसिटी V2 है। और ये जो लिक्विड है स्ट्रीम लाइन फ्लो मेंटेन किए हुए। दिस लिक्विड इज फ्लोइंग और मेंटेनिंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये लिक्विड आपका जो आइडियल है, नॉन विस्कस है, ये आपका लिक्विड मेंटेन कर रहा है, आइडियल फ्लो में है, आइडियल लिक्विड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। तो यहाँ पर लेट एनी लिक्विड इज एनी आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो with the non-uniform cross-sectional tube. At x area cross-section is A1, at y area cross-section is A2. The velocity of liquid entered at place x is V1 and exiting at V2. Density of liquid is rho. Here, using the work energy theorem, the main objective we use to prove this work एनर्जी थ्योरम। आपको यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना है। तो आपने छोटी क्लासेस में और बाकी जगह वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ही होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, कैसे। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। ये प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो लिक्विड इज एंटरिंग एट पॉइंट x एंड एग्जिटिंग एट पॉइंट y। तो वर्क डन क्या होगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखा जाए तो H1, तो ये H1 और H2, तो यहाँ ग्राउंड से हमने बताया आपको कि H1 इज़ ग्रेटर देन H2। तो पॉइंट X पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और पॉइंट Y पर आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और इस फार्मूले से यहाँ पे फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो ये जो है यहाँ पर P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 हो जाएगा। तो ये जो है F1 इज इक्वल टू P1 A1 हो गया, ये हो गया फोर्स। और
ये हो गया फोर्स। और जब लिक्विड यहाँ से v1 वेलोसिटी से एंटर करेगा, जब लिक्विड यहाँ से v1 वेलोसिटी में एंटर करेगा तो क्या होगा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन अ वेरी फाइनाइट डायरेक्शन इन अ वेरी फॉर मिनिमम डिस्टेंस पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है v1 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो आपका क्या है, v1 है। और ये जो होगा फॉर यूनिट टाइम इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा v1। तो जब ये लिक्विड यहाँ से एंटर्ड किया तो उस समय जो है आपकी वेलोसिटी ये हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। तो हमने देखा हमारा जो वर्क डन होगा W1 इज इक्वल टू फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट V1। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे V1 डिस्प्लेसमेंट है आपका, क्योंकि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। तो W1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 A1 V1। ये हो गया W1। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आप। अब जब ये लिक्विड यहाँ से बाहर जाएगा तो इस समय जो है इसका प्रेशर आपका क्या है, इनसाइड है, जबकि लिक्विड बाहर जाना चाहता है। यहाँ पे प्रेशर अंदर, जबकि लिक्विड भी अंदर जा रहा है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपका इसमें लगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि प्रेशर जो है आपका इस ट्यूब में लग रहा है, और ट्यूब में लगने की वजह से जो आपका वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर इधर लग रहा है जबकि लिक्विड उधर जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बाहर होगा फॉर वन टाइम। देन फॉर F2 इज इक्वल टू P2 A2 एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू V2। देन वर्क डन W2 इज इक्वल टू P2 A2 V2। ये सेकंड हो गया, यहाँ पे निकाल लिया गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अगर नेट वर्क डन निकालना है, मान लीजिए डायरेक्शन को यहाँ पे हम अगर लीव कर देते हैं तो नेट वर्क डन निकालने की बात की जाए, और सिंस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 m बाई रो हो जाएगा। m बाई रो होगा क्यों, A1 अभी हमने शुरू में बताया आपको, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम को m बाई रो कर दो तो दोनों ये सेम चीज़ें होती हैं, तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है आपका सिंपल सा हो जाएगा, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा नेट वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो नेट वर्क डन ये आप यहाँ पे रख देंगे m बाई रो V1 माइनस V2। ये हो गया नेट वर्क डन, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। अब इसके बाद जो है आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे बात की जाए तो H1 जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे काइनेटिक ज़्यादा होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K इज इक्वल टू हाफ m1 /
यहाँ पे ज़्यादा होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट ज़्यादा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू m, ठीक है ना। यहाँ पर मास जो है आपका, देखिए अगर देखा जाए तो ये जो है आपका m1 g h1 माइनस m2 g h2 हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा हो गया। और जितना मास यहाँ पे एंटर्ड करेगा उतना ही मास आपका जो है बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे m1 और m2 जो है ये आपके बराबर होंगे। तो सिंस m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, बाई कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरीके से। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर जो है टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी है वो आपकी क्या होगी। तो चेंज यहाँ पर आप इसको फाइंड कर लीजिए। तो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर एंड डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ m g h1 माइनस हाफ m g h2। ये हो गया। अब जो है यहाँ पर हाफ m, सॉरी फिर हाफ नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर हाफ m v1 स्क्वायर माइनस m g h1 प्लस m g h2 हो जाएगा। ये जो है आपका हो गया। और फिर यहाँ पर ये टोटल एनर्जी हो गई आपका, हो गया 4। दिस इज द टोटल एनर्जी। नाउ देन आफ्टर we just assuming W इज इक्वल टू m बाई रो, इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पर m बाई रो v1 v2 इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस m g h1 प्लस m2 m g h2। m बाई v से मल्टीप्लाई कर दो, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, सॉरी फॉर दिस। ये हो जाएगा आपका
P1 माइनस P2, ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2। ट्रांसपोज कर लेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये आपका बर्नौली थ्योरम का प्रूफ हो गया। देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया, फाइंड कर लिया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट X पर जो लिक्विड की यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है वो जो है Y टर्मिनल पर इक्वल आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका बर्नौली थ्योरम है। दिस इज द बर्नौली थ्योरम। ये था बर्नौली थ्योरम। इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम इज दैट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम? दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, एप्लीकेबल फॉर द आइडियल लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड। और दूसरा ये क्या है कि अगर कोई भी लिक्विड स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी ट्यूब है, सीधा ट्यूब है और उसमें फ्लो करता है तो वैलिड होगी। अगर ये जैसे हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है वहाँ पर ये बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि पानी जो है बहुत ही घूम के टेढ़े मेढ़े जिगजैग वे से आता है और वहाँ पर हम बर्नौली थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि किसी भी तरीके से किसी भी जो ऐसी फोर्सेस हैं जो डेसिपेटिव हैं, जिनसे लिक्विड की एनर्जी का लॉस होता है, उन सब कंडीशन में ये बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है, इसके लिए अप्लाई होती है। डैनियल बर्नौली ने इसको जो है बहुत पहले डेराइव किया था, लिक्विड की स्टडीज उन्होंने की थी। तो ये बर्नौली थ्योरम है। अगर ये थ्योरम आपको समझ में आई हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगेगा कि हम आप लोगों को कुछ बेहतर दे पा रहे हैं, कुछ समझा पा रहे हैं। और यदि आपको दूसरे और टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर भी वीडियो बना करके देंगे। तो ये था बर्नौली थ्योरम, और बर्नौली थ्योरम के कुछ और भी पार्ट्स हैं जो हम आपको अपने दूसरे लेक्चर में बर्नौली थ्योरम पर देंगे। तो टिल देन watch this video and subscribe Adhyan IAS Academy for your good knowledge and inspiration. Now, thanks for watching.